यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आपको मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। आज है हरियाणा में CHO का पेपर होने वाला है। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। पेपर बहुत ईजी आया है वो आपके लिए। तो जैसे ही आप लोग पेपर दे के आते हैं तो प्लीज़ बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, या तो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो आज की क्लास है हमारी उन सभी लोगों के लिए जो भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैं भी अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में MP और राजस्थान और UP में अलग अलग जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, सभी के लिए क्लास है। और आज की क्लास MP वाले ज़रूर देखें। MP वालों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की क्लास में MP वालों के लिए जो डेटा है, SRS सेंसस का डेटा है, वो यहाँ पे आपको ऐड किया गया है। इससे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग MP का पेपर दे रहे हैं प्लीज़ इस क्लास को देखें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास आपकी 1 आवर की रहेगी और आफ्टर दैट इस क्लास के बाद है हम, जैसा मैंने आपसे कहा था, UP NHM के पेपर्स हैं जो, तो आपके लिए डेली एक एक पेपर अपडेट किया जाएगा क्योंकि एक साथ 4-5 पेपर अपडेट करना पॉसिबल नहीं है चैनल पर। पॉसिबल है बट उतना टाइम नहीं रहता कि आपको 5 घंटे कंटिन्यू पूरे पेपर एक ही बार में करवाए जाएँ। तो यहाँ पर एक एक पेपर आपको डेली सॉल्व करवाया जा रहा है। तो MP वाले उन पेपर्स को ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए वो पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। NHM के पेपर वो भी और NHM के आपके भी रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके नर्सिंग एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। क्या है, कौन सा दिन है जो हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 20 मई, 10 मई, 31 मई या फिर 5 मई। नो टोबैको डे तंबाकू से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग आज की क्लास को ज्वाइन किए हुए, मैं बता दूं कि जो टोबैको डे है या फिर जितने भी डेज़ हैं वो कौन इनको स्टार्ट करवाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। वर्ल्ड नो टोबैको डे है जो हम हर साल कब मनाते हैं, 31 मई को। कब मनाते हैं, हर साल 31 मई को। लेकिन यदि आपको नर्सिंग से रिलेट करते हुए डेज पूछें, जैसे नर्सिंग डे है तो इसके लिए इसकी थीम वगैरह कौन डिसाइड करता है, तो नर्सिस डे में जो थीम डिसाइड की जाती है वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल। लेकिन यहाँ पर यदि दूसरे डेज की हम बात करते हैं तो कौन थीम डिसाइड करेगा, तब डिसाइड करता है कौन, यूनिसेफ। कौन करेगा, यूनिसेफ। तो यहाँ पर जो टोबैको डे है, अब आपको तंबाकू का दिवस तो चल गया पता, लेकिन तंबाकू से होता क्या है आपको अभी रिसेंट में आई थिंक UP NHM में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था ओरल कैंसर को लेके। तो किसके कारण होता है, होता है तंबाकू के कारण ही। जो भी लोग लंबे टाइम तक तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको क्या होने का डर रहता है, ओरल कैंसर। क्यों, क्योंकि जो तंबाकू में निकोटिन होता है, ये भी आपको आता है कि टोबैको का कौन सा सब्सटेंस है जो कैंसर या फिर ओरल प्रॉब्लम्स के लिए कॉज करेगा, तो वो निकोटिन। क्या है, निकोटिन। निकोटिन सब्सटेंस होता है जो ओरल कैंसर के लिए। तंबाकू आप लंबे टाइम तक मुंह में ही च्यू करेंगे, चबाएंगे, तो आपको ओरल कैंसर का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं हम। ओरल कैंसर का मेन रीज़न क्या है, तंबाकू खाना। और जो इस बार की थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे की, वो है वी नीड फूड नॉट टोबैको। क्या है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें खाने की ज़रूरत है, ना कि तंबाकू की। फिर यहाँ पर 2 डेज और ऐड किए गए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो हर साल विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कि जो मेंटल हेल्थ का मतलब है यहाँ पर आपकी मानसिक प्रॉब्लम, आपका मेंटली स्वस्थ, जितना आपका फिजिकली स्वस्थ रहना जरूरी है उतना मेंटली भी स्वस्थ रहना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इनकेस आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है भी तो आप डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेने जाइए।
झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है। फिर आता है डायबिटिक डे, मधुमेह दिवस। तो ये हम मनाते हैं कब, 14 नवंबर को। जिस दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पानी की जो हार्डनेस होती है उसका मेन रीज़न क्या है, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स या फिर कैल्शियम। तो पानी की जो हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है कार्बोनेट्स के कारण। अब यहाँ पर आपको टेस्ट पूछे जाते हैं, तो जो टेस्ट होते हैं क्लोरीनेशन के लिए वो होता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट, एग्जाम में आपको आता है। तो अब जितने भी आपको टेस्ट के बारे में जो भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग प्लीज़ आज की इस क्लास में कमेंट कीजिए। जितने भी टेस्ट हैं, ज़रूरी नहीं ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर आपको 1 मिनट में 5 या 10 टेस्ट तक, एक ही 2 मिनट या 1 मिनट की क्लास में 5-5, 10-10 टेस्ट मेडिसिन के नाम है जो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। मे भी एक दिन में 5-5 जो शॉर्ट्स वीडियो भी आपको अपलोड किए जा सकते हैं, जिसके आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है किसके कारण, कार्बोनेट्स के कारण। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है ये भी आपको आता है। तो एक तो होता है यदि क्लोरीनेशन कंबाइंड और रेसिडुअल क्लोरीन को हमें रिमूव करना है तो होता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द टेस्ट फॉर चेकिंग मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ओवर द लास्ट 2-3 मंथेज। तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा जिसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन का पता चलेगा कि लास्ट 2 से 3 महीने में क्या रहा है, HbA1c, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फ्रक्टोजामाइन टेस्ट या फिर CGM। कौन से टेस्ट से पता चलेगा कि लास्ट 2 से 3 महीने में जो प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू रही है वो क्या रही है। तो ये चलेगा आपको HbA1c टेस्ट से। किससे, HbA1c टेस्ट से। अब आपको यदि एलन टेस्ट आता है या फिर सिक टेस्ट आता है तो आपको पता सब है, लेकिन आपके वही मैंने जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा है कार्बोनेट्स वाले में, हार्डनेस ऑफ वाटर वाले में, कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन टेस्ट के नाम लिख सकते हैं। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, आपको कौन से टेस्ट में क्या डाउट है, क्यों किए जाते हैं टेस्ट, या फिर किस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो वो आपको जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उसमें आपको ओनली 1 मिनट, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, 1 और 2 मिनट में आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज चार्टेड ऑन अ पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ में कौन सी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल लेंथ या फिर सर्वाइकल स्टिमुलेशन। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको पार्टोग्राफ में देखने को मिलेंगी। पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स भी आपको एग्जाम में आते हैं, पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स भी आपको एग्जाम में आते हैं। और पार्टोग्राफ में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो पार्टोग्राफ को कभी कभी पार्टोग्राम भी कहा जाता है। लेबर को ऑब्जर्व करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कितने जो डायलेटेशन हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो सब चीज़ें किससे पता चलेंगी, पार्टोग्राफ में। ग्राफ का मतलब होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा आपको। जो आपके NST वगैरह किए जाते हैं तो वो भी कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं इनके लिए होते हैं। तो पार्टोग्राफ में क्या किया जाएगा, सर्वाइकल डायलिटेशन को पता किया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स होते हैं पार्टोग्राम या फिर पार्टोग्राफ के। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन पता किया जा सकता है इसमें, क्या फीटल हार्ट रेट है, क्या डायलिटेशन हो रहे हैं, कितने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, क्या ब्लड प्रेशर है पेशेंट का। तो ये सब चीज़ें किसमें इंक्लूडेड होंगी, तो होंगी पार्टोग्राफ में। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन योर ऑप्शन आपका है कि सर्वाइकल कैप के बारे में पता चलेगा, सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में पता चलेगा, सर्वाइकल लेंथ के बारे में पता चलेगा, कि सर्वाइकल स्टिमुलेशन के बारे में पता चलेगा। तो पार्टोग्राफ में किसके बारे में पता चलेगा, सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में, फीटल हार्ट रेट के बारे में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा, कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, किस तरीके से मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, तो ये किस में पता चलेगा आपको, पार्टोग्राफ में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द
condition in which placenta is abnormally implanted in the lower uterine segment and partially or completely obstruct the internal cervical osses। ये देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब प्लेसेंटा एबनॉर्मल तरीके से या तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट पार्शियली मतलब थोड़ा या फिर पूरा कंप्लीट तरीके से, जिससे जो सर्वाइकल ओस है वो क्या हो, इंटरप्ट हो। तो ये प्री एक्लैम्सिया है, प्लेसेंटा प्रीविया है, एक्लैम्सिया है या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? तो ये सिचुएशन कहलाएगी आपकी प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होगी? प्लेसेंटा प्रीविया। एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया ब्लड प्रेशर में वाली प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर कहा है कि प्लेसेंटा या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली क्या हो जाए, पूरा कवर कर ले सर्वाइकल ओस को, तभी क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका प्लेसेंटा प्रीविया। और एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जब हाई बीपी हो जाए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर जिसको हम कहेंगे, तो ये प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया MGS4 इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें या तो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली, फिर इसके ग्रेड होते हैं कि कितने ग्रेड तक ये क्या कर रहा है, सर्वाइकल ओस को कवर कर रहा है। फिर आता है एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब होगा ऐसी सीरियस सिचुएशन या फिर प्रेगनेंसी में होने वाला कॉम्प्लिकेशन कि जो प्लेसेंटा है क्या डिटैच हो जाए, मतलब जनरली सेंटर पार्ट में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, ये डिटैच हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एब्रप्टो प्लेसेंटा। और जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है उसका मेन रीजन यही होता है, क्या? एब्रप्टो प्लेसेंटा। पोस्टपार्टम का तो जनरली यूट्राइन एटोनी होगा, लेकिन यहाँ पर यदि APH का कॉज पूछते हैं मेनली तो वो होता है एब्रप्टो प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा टाइम के पहले ही डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइकिल ऑफ व्हिंजिंग एंड कॉम्पनसेटरी बिहेवियर्स लाइक misuse of laxatives and self-induced vomiting designed to compensate for the effect of wine's eating. The patient is suffering from बुलिमिया नर्वोसा, नार्कोलेप्सी, पाइका या फिर कैटाप्लेक्सी। तो ऐसा मरीज जिसने एक बार में खूब खाना खा लिया लेकिन अब उसको लगता है कि वो मोटा हो रहा है, तो वो लैक्सेटिव्स खाएगा, वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा। लैक्सेटिव क्यों खाएगा? ताकि उसका जो खाया पिया है उसने जल्दी से बाहर निकल जाए, सब स्टूल सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है लैक्सेटिव्स, वो खा लेगा। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेगा, मुंह में उंगली डाल डाल के वॉमिटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना सारा खाया है तो अब उसको बाहर निकालना है। तो एक प्रॉब्लम ही है आपके लिए। तो एक कौन सी डिसीज़ होगी? बुलिमिया नर्वोसा, नार्कोलेप्सी, पाइका या फिर कैटाप्लेक्सी। तो ये कौन सी प्रॉब्लम कहलाएगी? तो ये प्रॉब्लम होगी, क्या होगी? बुलिमिया नर्वोसा। क्या है? एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें मरीज खाना नहीं खाने लगता है, दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा, खाएगा खूब, या तो लैक्सेटिव खाएगा या फिर मुंह में उंगली डाल के वॉमिटिंग कर देगा। तो ये क्या हो गया? बुलिमिया नर्वोसा। नार्कोलेप्सी का मतलब होगा कि पर्सन की जो स्लीप साइकिल है क्या है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाना। क्या है? पर्सन की स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब्ड हो जाना, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना है। ज़रूरी नहीं कि आपको दिन में नींद आ रही तो आपको नार्कोलेप्सी हो गया। दिन में नींद आपको थकावट के कारण भी आ सकती है, कुछ अदर रीज़न से भी आ सकती है, लेकिन ये क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपको डे टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस रहेगी, पूरे दिन जमा ही लेंगे आप कि आपको नींद आ रही है। पाइका का मतलब होगा नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना। नॉन ईटेबल का मतलब है जो चीज़ें खाने लायक नहीं है, वो क्या कहलाएगा? पाइका। फिर आता है यहाँ पर आपका कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी का मतलब होगा कि आपका सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जब पर्सन चल रहा हो या फिर घूम रहा हो तो अचानक से उसके मसल्स में क्या हो जाना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलना। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द हेमेटोचेजिया। हेमेटोचेजिया का मतलब क्या है? ब्लीडिंग थ्रो ईयर, ब्लीडिंग थ्रो रेक्टम, ब्लड इन एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ब्लीडिंग थ्रू द नोज। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा हेमेटोचेजिया के लिए? तो हेमेटोचेजिया के लिए जो टर्म यूज़ होगा वो होगा ब्लीडिंग थ्रू द रेक्टम
कहाँ से ब्लीडिंग होना, रेक्टम से ब्लीडिंग का होना। अब ये या तो हेमरॉइड्स के कारण हो सकता है, पाइल्स में हो सकता है, या फिर हार्ड कॉन्स्टिपेशन के कारण भी कभी कभी हो सकता है। तो क्या होगा, हेमेटोसेजिया। नोज से ब्लीडिंग होती है तब हम इसको क्या कहेंगे, एपिस्टैक्सिस। एक टर्म यूज होता है मेलेना, क्या है मेलेना, तो मेलेना में स्टूल के साफ ब्लड आएगा, लेकिन हेमेटोचेजिया में रेक्टम से ओनली ब्लीडिंग बस हो रही है। जहाँ पर भी हीम वर्ड जुड़ जाए मतलब वहाँ पे ब्लड तो आ ही रहा है। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग पर्सनल ऑफ ऑल लेवल आर प्लानिंग टू डिलीवर प्रॉपर सर्विसेज टू द कम्युनिटी आइदर इन हॉस्पिटल और इन कम्युनिटी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नर्सिंग पर्सनल प्लानिंग कहा है कि हर एक लेवल पर आपको हॉस्पिटल और कम्युनिटी में दोनों तरीके से, तो किस तरीके का एग्जाम्पल होगा, प्लान करना है आपको। यहाँ पर ऑपरेशनल प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, डायरेक्शनल है कि पॉलिसी प्लानिंग है। ये देखिए यहाँ पर कहा है सर्विसेज डिलीवर करना है, क्या है, प्रॉपर सर्विसेज डिलीवर करने वाली प्लानिंग कौन सी कहलाएगी, वो होगी आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग। क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इन सुपाइन पोजीशन इज। तो यदि आप सीधा स्ट्रेट लेटे रहते हैं तो आपको किस जगह पर प्रेशर अल्सर और डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस रहेंगे, हील, सैक्रम, बैक ऑफ द हेड, नी, इलियम, साइड ऑफ हेड, टोस, नीज, चीक्स एंड ईयर्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड शोल्डर। तो अब आप बताइए कि आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं तो आपको एब्डोमेन में कैसे डेक्यूबिटस और प्रेशर अल्सर होंगे, नी पे कैसे होंगे, और आपको यहाँ पर फिर जो फर्स्ट ऑप्शन बचता है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, तो क्या होगा आपका हील्स, सैक्रम और बैक ऑफ द हेड। यदि आप लॉन्ग टर्म तक जो बेड रिडन पेशेंट, इसीलिए उनको बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए कहा जाता है, ताकि उनकी पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और प्रेशर अल्सर से आप उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि प्रेशर अल्सर यदि आप लॉन्ग टाइम तक सुपाइन पोजीशन में है, तो कॉमन साइट क्या होगी, हील्स, सैक्रम एंड, और इसके लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो कौन सी स्केल है, वो ब्रैडन स्केल। क्या है, ब्रैडन स्केल। इसकी 4 स्टेज होती हैं प्रेशर अल्सर के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लास्ट में आपकी बोन्स, नर्व सब अफेक्ट होगा। और जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें स्किन ब्रोकन नहीं होगी, सेकंड में स्किन ब्रोक होगी, थर्ड स्टेज में मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और लास्ट में आपके बोन्स, नर्व सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, Which of the following enema helps to expel flatus from the rectum and relieve distension secondary to flatus? तो कौन सा एनीमा हेल्प करेगा, तो गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस हो रहा है आपको रेक्टम में और आपको फ्लैटस से भी रिलीव करवाने का काम करेगा। ऑयल रिटेंशन एनीमा, एंथेल्मिक एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा या फिर कार्मिनेटिव एनीमा। तो साइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो यूज़ की जाती है एनीमा देने के लिए, एग्जाम में आती है। लेफ्ट लेटरल साइड लाइन पोजीशन है जो यूज़ की जाती है एनीमा देने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, फ्लैटस फ्लैचुलेंस रिलीव करने में, गैस बाहर निकालने में आपकी कौन सा एनीमा हेल्प करेगा, तो होगा कार्मिनेटिव एनीमा। कौन सा, कार्मिनेटिव एनीमा। एंथेल्मिक एनीमा दिया जाता है जिस भी पर्सन को हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन हुआ है, तो जो हेलमेंथीज है उनको बाहर निकालने के लिए दिया जाएगा। मेडिकेटेड में कुछ मेडिसिन डायरेक्ट एनीमा के थ्रू ही दी जाती हैं, तो यहाँ पर कार्मिनेटिव एनीमा किसके लिए दिया जाएगा, गैसेस को बाहर निकालने के लिए, फ्लैचुलेंस से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स फूड क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न। क्या है, ड्रग्स फूड क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था अभी रिसेंट में ही। तो ड्रग्स फूड क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न किसके अंदर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, किसके अंतर्गत ये आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ड्रग्स फूड क्वालिटी
कंट्रोल डिवीजन कम्स अंडर विच डिवीजन? तो ये आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट वन इज द एज पर द स्टाफ इंस्पेक्शन नॉर्म्स SIU नॉर्म्स द रिकमेंडेड नर्स पेशेंट रेशियो इन अ जनरल वार्ड। तो जनरल वार्ड में क्या है, जनरल वार्ड में नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए? ऑप्शन में है यहाँ पर 1/6, 1/2, 1/5 या फिर 1/10। नर्स पेशेंट रेशियो आपको एग्जाम में आता है, तो यदि जनरल वार्ड में पूछते हैं तो कितना होगा? 1/6। कितना? 1/6। यदि आपका स्पेशल वार्ड या तो पीडियाट्रिक हो गया, बर्न हो गया, कार्डियक हो गया, न्यूरो हो गया, तो यहाँ पर 1/4 होगा। फिर यदि आपको ICU में, ICCU, NICU में पूछते हैं तो आपका 1/1 होगा। नर्स पेशेंट रेशियो आपको एग्जाम में आता है, प्लीज़ आप अपना याद रखिए क्योंकि हमेशा ही आता है। NABH के अकॉर्डिंग है जो, और SIU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है जो। जनरल वार्ड में तो 1/6 होता है, ICU का पूछते हैं तो 1/1 होगा आपको। OPD में पूछते हैं, यदि कैजुअलिटी में पूछे या फिर OT में पूछे, लेबर रूम में होता है 1/1 भी कभी कभी कंसिडर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view and imagine yourself is their place is called। तो यहाँ पर ऐसी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो अदर पीपल, यदि किसी लॉस से गुजर रहा है, किसी खुशी से, या फिर कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आप उस चीज़ को फील करते हैं और आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपैथी, एम्पैथी, सेल्फ डिस्क्लोजर या फिर रोल प्लेइंग। तो यहाँ पर सिंपैथी का मतलब तो होगा कि आप खुद, यदि कोई रो रहा है, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, हज़ारों मरीजों के साथ, आप हज़ारों पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी का कुछ लॉस हो गया, तो आप अपने आप को उस जगह पे रख के फील कर सकते हैं। आप अपने आप को उस जगह पे रख के फील कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ उनको सिंपैथी दे सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे फील कर सकते हैं, लेकिन अपने, जब आपने उनकी जगह अपने आप को रख के फील किया तो वो आपकी एम्पैथी होगी, ना कि सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होगा दूसरों को आप सांत्वना दे रहे हैं, एम्पैथी का मतलब है आप अपने आप को वही फील करने लगे कि ये यदि मेरे साथ हो जाता तो मैं क्या करता। तो ये क्या हो गया? आपका एम्पैथी होगा। सिंपैथी का मतलब है कि आप अपने आप को वहाँ फील नहीं कर रहे, उस जगह पर रख के फील नहीं कर रहे, लेकिन आपको बुरा ज़रूर लग रहा है, आप पर्सन को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को वहाँ रख के नहीं सोचा। नेक्स्ट वन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज मार्ट्रियार्स डे। मार्ट्रियार्स डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त, 30 जनवरी, 10 फरवरी या फिर 16 अप्रैल को। तो ये दिन हम मनाते हैं कब? 30 जनवरी को। कब? कारगिल विजय दिवस पूछें तो 26 जुलाई को, मार्ट्रियार्स डे पूछें 30 जनवरी को, कल ही। इसी दिन गांधी जी की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो इसी दिन को क्या कहा जाता है? मार्ट्रियार्स डे। नेक्स्ट वन इज द एब्स्टोसिस। तो एब्स्टोसिस क्या है? वाटरबॉर्न डिसीज है, ऑक्यूपेशनल डिसीज है, एयरबॉर्न डिसीज है कि फूडबॉर्न डिसीज है? तो एब्स्टोसिस है ऑक्यूपेशनल डिसीज। कौन सी डिसीज है? एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है। नेक्स्ट वन इज कंडीशन विथ क्लाउडी एंड ओपेक आई लेंस इज कॉल्ड। तो यदि आंखों के लेंस पे ओपेसिटी छा जाए, धुंधलापन हो जाए, क्लाउडीनेस हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोमा, लॉन्ग साइटेडनेस, कैटरैक्ट या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो यदि आपकी आंखों के लेंस पर धुंधलापन छा जाए, ओपेसिटी छा जाए, तो ये कहलाएगा कैटरैक्ट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का, अंधे होने का मेन रीज़न क्या है? कैटरैक्ट। ग्लूकोमा का मतलब होगा कि जो आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा, आँखों में प्रॉब्लम होगी और आइज़ आपकी डैमेज होने का काम भी करेंगी, जिससे आप पूरे तरीके से अंधे हो सकते हैं। फिर इसमें क्लोज्ड एंगल होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा भी होता है। तो यहाँ पर क्लाउडीनेस और ओपेसिटी का मतलब क्या है लेंस पे? कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल थ्योरी इन नर्सिंग इज प्रपोज्ड बाय। तो इंटरपर्सनल थ्योरी नर्सिंग में किसने दी थी? पाप्लू ने, नाइटेंगल ने, हेंडरसन ने या फिर ओरेम ने? तो ओरेम ने तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। यहाँ पर कहा है कि जो थ्योरी दी है क्या है?
थ्योरी दी गई है, तो ये किसने दी है? पेप्लो ने। पेप्लो की जनरली जो थ्योरी रही है, इंटरपर्सनल थ्योरी रही है, और इनकी एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को लेके जो थ्योरी है वही है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं, क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं, तो आपको इसमें मेन तो ये याद रखना है कि जो थ्योरी दी किसने है? पेप्लो ने। इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप थ्योरी। इसमें इन्होंने नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप है किस तरीके का होना चाहिए वो इन्होंने बताया है। इसमें नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग रिसर्च है और क्लिनिकल प्रैक्टिस है, 3 चीज़ों पर इन्होंने मेन फोकस किया है पेप्लो ने। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेंसेशन टू वॉमिट इज कॉल्ड। आपको फील हो रहा है कि आपको वॉमिटिंग करना है, उल्टी करना है, तो ये क्या कहलाएगा? रिगर्जिटेशन, नोजिया, हार्टबर्न या फिर पायरोसिस। तो आपको यदि फील होता है कि वॉमिटिंग करना है तो ये नोजिया, यदि हो ही गई वॉमिटिंग, वॉमिट कर दिया आपने, तो ये कहलाएगा वॉमिटिंग। लेकिन आपको सेंसेशन हो रहा है वॉमिट करने का, तो ये होगा नोजिया। फिर आता है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब आपके मुंह तक अनपच जो अनडाइजेस्ट खाना आया, देन आफ्टर वापस से लौट गया। रिगर्जिटेशन की प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है। ये जो गाय देखी हैं आपने, एनिमल्स देखे हैं, उनमें होगा। रिगर्जिटेशन उनमें क्यों होता है? क्योंकि जो ईसोफेगल चैम्बर है उनमें एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग के क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज अप्लाइड फॉर द सेंसेशन ऑफ द नॉइज एज रोअरिंग और रिंगिंग इन द ईयर्स। कौन सा सेंसेशन, यहाँ कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि जब आपको अपने कानों में ऐसे लग रहा हो कि कुछ घंटियाँ बज रही हों, तो ये कौन सा सेंसेशन माना जाए? कौन सा टर्म यूज़ करेंगे आप इसको? टिनिटस, टिटेनस, मरमर या फिर पेरिस्टाल्सिस? कौन सा टर्म यहाँ पे आप यूज़ करेंगे? ये आपको कानों में घंटियों जैसे सुनाई दे रहा है, तो होगा टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस। माइस्थेनिया जो ग्रेविस की सिचुएशन है उसका एक मेन साइन है, क्या है? टिनिटस। मरमर तो हार्ट में आपको रहेगा। टिटनस जनरली एक डिसीज़ ही है, तो ये क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होगी। तो यहाँ पर टिनिटस, रिंगिंग साउंड। वर्टिगो का मतलब होगा आपको चक्कर टाइप से आना। नेक्स्ट वन इज द विपल्स सर्जरी इज डन इन। ये एग्जाम में आया है, जनरली जो लोग स्टाफ नर्स का एग्जाम देते हैं उनमें इसके लिए पूछा जाता है। क्या है? विपल्स सर्जरी या फिर विपल प्रोसीजर। इसके लिए हम पैंक्रियाटोड्यूडेनेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। अब आप ऑप्शन में लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर या फिर कोलोन। तो जो विपल्स प्रोसीजर है या फिर विपल सर्जरी है की किसके लिए जाती है? विपल सर्जरी की जाती है पैंक्रियास के लिए। किसके लिए? पैंक्रियास के लिए। तो इस सर्जरी का दूसरा नाम है क्या है? पैंक्रियाटोकोड्यूडेनेक्टोमी, जिसमें पैंक्रियास का हेड, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट और गॉल ब्लैडर, वाइल डक्ट इनको रिमूव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विपल सर्जरी की किस में जाती है? तो ये जनरली की जाती है किसके लिए? यदि जिसको पैंक्रियाज में क्या है, मेनली पैंक्रियाज में या तो ट्यूमर हुआ है या फिर पूरा पैंक्रियाज रिमूव करना है, तभी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। कौन सी? विपल्स प्रोसीजर और विपल सर्जरी। नेक्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी और वेन वाया क्लॉट और ब्लड। अब ये देखिए यहाँ पर, यदि किसी आर्टरी और वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड क्लॉट के कारण, तो ये क्या कहलाएगा? थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर फ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर कहा है कि क्लॉट और ब्लड के कारण ही ऑब्स्ट्रक्शन है। यदि एयर के कारण कहते हैं तो हम कहते हैं एम्बोलिज्म, लेकिन यहाँ पर क्लॉट कहा है, ब्लड के कारण हो सकता है, तो वो होगा क्या? थ्रोम्बस। क्या होगा? थ्रोम्बस। और यहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है कि जो वेन्स है, क्या है, जो हमारी वेन्स है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन का होना ब्लड क्लॉट के कारण। फ्लेबाइटिस का मतलब है जो वेन्स है वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट वन,
द मेजर विटामिन डेफिशिएंसी इन वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, हमने 2 दिन पहले की क्लास में वर्निक्स एंसेफेलोपैथी डिस्कस किया था एल्कोहलिज्म के मरीज में। तो यहाँ पर वर्निक्स एंसेफेलोपैथी किस विटामिन की कमी के कारण होगा? ऑप्शन में B1, B2, B6 या फिर B12। मेन रीजन होता है विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1 और थायमिन की कमी। नेक्स्ट वन इज द टिटेनी इज अ क्लासिकल फाइंडिंग इन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है टिटेनी। टिटेनी किस तरीके की डिसीज में देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो टिटेनी है जो किस में देखने को मिलेगा? टिटेनी क्लासिकल साइन है इसका हाइपोकैल्सीमिया का, इसका हाइपोकैल्सीमिया का, जिसमें इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल होगा। क्या होगा? इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल होगा। और किसके कारण? आपके ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तब। टिटेनी के जो साइन एग्जाम में आते हैं आपको, चौबोस्टिक साइन और ट्राउजी साइन। क्या है? चौबोस्टिक और ट्राउजी साइन एग्जाम में आपको आते हैं, और ये दोनों साइन किस रिलेट करते हैं? टिटेनी से। टिटेनी का मेन रीज़न होता है हाइपोकैल्सेमिया, कभी कभी हाइपोमैग्नीशियम भी हो जाता है। क्या? हाइपोमैग्नीसीमिया, क्योंकि कैल्शियम के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत भी पड़ती, इसीलिए। और यदि टिटेनी के क्लासिकल साइन पूछें, ये तो पता है आपको कि हाइपोकैल्सीमिया के कारण हुआ है, कैल्शियम की कमी के कारण हुआ है आपको, लेकिन इसके 2 साइन एग्जाम में आते हैं। एक होता है ट्राउजी साइन, दूसरा होता है चौबोस्टिक साइन। ट्रीटमेंट यदि पूछते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जिसकी कमी है वही एडमिनिस्टर करके ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन। और एक चीज़ और आप याद रखें, यदि टिटेनी के क्लासिकल साइन ना पूछ के आपको कहें हाइपोकैल्सेमिया के साइन, तो ये भी क्या होंगे? ट्राउजी और चौबोस्टिक, क्योंकि इसके कारण टिटेनी हो रहा है, और इसी के बाद क्या होगा? ट्राउजी और चौबोस्टिक साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन पर डे इज। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 100 ग्राम। तो आप एक पर डे किसी प्रेग्नेंट लेडी को 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंट टेस्ट टू मोर एक्यूरेट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी का पता करने के लिए कि आयरन की कमी है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन। तो ब्लड की कमी का पता करने के लिए तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। अब आयरन की कमी का पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा सीरम फेरेटिन टेस्ट। आप खा पी खूब रहे, लेकिन आपकी बॉडी किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है या नहीं, ये चीज़ तो पता करनी ज़रूरी है। और आयरन की कमी है आपके शरीर में या नहीं, तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज टेस्ट परफॉर्म बिफोर आर्ट्रियल पंचर। कौन सा टेस्ट किया जाएगा आर्ट्रियल पंचर के पहले? आर्टरी पंचर करने के पहले एलन टेस्ट, वेबर टेस्ट, रिने टेस्ट या फिर कोल टेस्ट। वेबर और रिने टेस्ट हियरिंग के लिए किया जाएगा आपका। एलन टेस्ट किया जाएगा आर्टरी पंचर करने के पहले। इसके पहले आर्टरीज पंचर करने के पहले। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट डन टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? मतलब हमें लोकेशन पता करनी है। यदि पूछे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या नहीं, तब हम कहेंगे ट्रोपोनिन CKMB। लेकिन यहाँ पर कहा है कि मायोकार्डियल डैमेज की लोकेशन क्या है, कहाँ पर हार्ट डैमेज हुआ है, तो टेस्ट किया जाएगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा अंधे किसके कारण होते हैं? तो सबसे ज़्यादा अंधेपन का कारण है इंडिया में क्या? कैटरेक्ट और मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ। किस दशक में, निम्नलिखित में से केवल किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दिखाई दी? नकारात्मक वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, इवन घटी है उस टाइम पे। अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जापान की जनसंख्या डे बाई डे घटती जा रही है।
क्योंकि वहाँ के लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वहाँ की सरकार है जो पैसे दे रही है कि भाई बच्चे पैदा करो, लेकिन इंडिया में उल्टा हो रहा है कि बच्चे पैदा कम करो, तो बस ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव ग्रोथ है, कब दिखाई दी, किस दशक में? 1901 से 1911 में, 1911 से 1921 में, 1921 से 1931 में, या फिर 1931 से 1941 में? किस दशक में भारत की जनसंख्या में निगेटिव ग्रोथ दिखाई दी, मतलब जनता बढ़ी नहीं है? वो हुआ है 1911 से 1921 के बीच में, जिसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ 0.31% दिखाई दी, ओनली एक ही बार हुआ है। भारत की जो हिस्ट्री रही है जनसंख्या को लेके, डेमोग्राफिक हिस्ट्री रही है, तो यहाँ पर 1921, इसीलिए इस साल को डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव पॉपुलेशन कब दिखाई दी इंडिया की डेमोग्राफिक साइकिल में, तो 1911 से 1921 डिकेड क्यों कहा, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसके बीच। फिर यहाँ पर डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर पूछे, तो डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर इसीलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पर जनता बढ़ी नहीं है, घटी है, तो ये क्या है 1921 वाला ईयर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो किस स्टेट की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा, हाईएस्ट जनता नहीं पूछी है, ना ही एरिया पूछा है, तो यह बिहार। क्या है? बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट है, 1106 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट क्या है? वेस्ट बंगाल और केरला। नेक्स्ट वन इज प्रायर टू सेंसस 2011 इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो इंडिया में 2011 की जनगणना के पहले है, जो प्रायर टू सेंसस 2011 कहा है, इसके पहले हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया का कब रिकॉर्ड हुआ? 1941, 1951, 1961, 1971। तो यहाँ पर 10-10 साल का गैप इसलिए है क्योंकि जो सेंसस है, जनगणना है, वो हर 10 साल में की जाती है। 1961 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो रहा है। ये देखिए यहाँ पर सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि कितने 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट है अभी एट प्रेजेंट में हम बात करें तो केरला। लोएस्ट वाला है हरियाणा। क्या है? लोएस्ट वाला क्या है? हरियाणा। और यदि यूनियन टेरिटरी में पूछें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ का पौंडुचेरी का, और लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो दमन एंड दीव का। लेकिन यहाँ पर 11 पॉइंट्स में आप समझिए जो यहाँ पे बताए गए हैं, मैंने उतने तो ऐड नहीं किए हुए हैं, कि 1961 के बीच में जो यहाँ पे कहा है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया कब? 1961 में। मतलब इस टाइम पर एज कंपेयर टू मेल के फीमेल्स की संख्या कितनी थी? ज़्यादा थी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी SRS डेटा है जो आप हर 6 महीने में रिलीज़ किया जाता है, तो मैंने SRS डेटा पर आपको क्लास इसलिए नहीं ली। मैं आपके लिए एक वेबसाइट सजेस्ट करती हूँ जहाँ से आप हर एक स्टेट का जो हर 6 महीने में SRS डेटा रिलीज़ किया जाता है आप वो पढ़ सकते हैं। क्या है जो आप पढ़ सकते हैं? तो वो है censusindia.government.in। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप हर एक स्टेट का पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं जहाँ का भी आप पेपर दे रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जनता कितनी थी? 7 करोड़। कितनी? 7.27 करोड़ थी। तो यहाँ पर 2001 में जब जनगणना हुई थी, सेंसस कंडक्ट हुआ था, 6.03 करोड़ थी। फिर 10 साल में जनता बढ़ के MP की 7.27 करोड़ हो गई। नेक्स्ट वन इज द
विच वन इज़ द ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर? तो यहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर कौन से हैं? प्लीज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर एंड सी। ग्रॉस रूट लेवल वर्कर का मतलब है जो हमारी हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सबसे लोअर तरीके से काम कौन करेगा? वो ब्लेज हेल्थ गाइड, आंगनवाड़ी वर्कर, लोकल दाइस, आशा एंड ऊषा। ये क्या है? ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं। ब्लेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और ऊषा। ट्रिमर्स के लिए टर्म यदि एग्जाम में आता है तो क्या है? एस्ट्रैक्सिस। क्या है? एस्ट्रैक्सिस। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स में क्या होगा कि जो एक्सटेंशन है वो आउट स्ट्रेस्ड हो जाएगा और हाथ आपके खुले हुए रहेंगे इस तरीके से। तो इन सभी केस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये क्या है? मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण भी ये हो सकता है, जिसमें पर्सन अनेबल टू होल्ड देयर हैंड बैग्स रिजल्टिंग इन अ फ्लैपिंग मोशन कंसिस्टेंस विथ एस्ट्रैक्सिस। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स के लिए वो क्या है? एस्ट्रैक्सिस। और यहाँ पर जनरली कुछ भी मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण भी देखने को मिलेगा, जैसा क्रोनिक किडनी फेलियर होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई या फिर डीकम्पनसेट लिवर फेलियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, क्रोनिक रीनल फेलियर और यूरेमिक सिंड्रोम, तो इन सभी के कारण फ्लैपिंग हैंड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाती है, तो इफेक्टिव कैसे होगी? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, inhibit the breakdown of acetylcholine, removes antibodies that impair the transmission of impulses, decrease the production of autoantibodies that damage the acetylcholine receptors। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? एसिटाइलकोलिन क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा, जो इम्पल्सेस नर्व इम्पल्स वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी एरर आने के कारण होगा कि जो कम्युनिकेशन है नर्व और मसल्स के बीच का वो इंटरप्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये काम कौन करेगा? एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये रिसेप्टर है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है, तो ये क्या करेगी? वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है क्या काम करेगी कि जो ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हो रही हैं उनके प्रोडक्शन को कम करेगी, क्योंकि यही ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करने का काम कर रही हैं, जिससे जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपिक एजेंट हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं इनको कम करेंगे। और जब कम होंगी तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो कि क्या कर रहा है? नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, उसके बीच में क्या करेगा? जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं कम होंगी तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डैमेज भी नहीं होंगे, कम डैमेज होंगे, सिग्नल प्रॉपर जाएंगे, तो एक क्या माना जाएगा? ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हेल्प करेंगी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने में, जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यहाँ पर ये देखिए पैरालिसिस टाइप का एक क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जिसमें बोथ लेग और लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक है जो क्या रहेगा? वीक रहेगा। टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया और पैरापैरेसिस या फिर पैराप्लेजिया। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें दोनों पाँव और लोअर ट्रंक है जो अफेक्टेड होगा, वीक रहेगा? तो वो क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया या फिर पैराप्लेजिया। ये देखिए पैराप्लेजिया में क्या होगा? आपका लोअर बॉडी पार्ट है जो अफेक्ट होगा, ट्रंक बिलो ट्रंक जो दोनों पाँव वो अफेक्ट होंगे। हेमीप्लेजिया में सिंगल साइड क्या है? सिंगल साइड जो मसल वीकनेस है वो पार्शियल पैरालिसिस है, वन साइड होगा बॉडी के, या तो एक साइड के आर्म्स, लेग और फेशियल मसल्स को अफेक्ट करेगा। इमेज से इजीली समझ में आएगा। क्वाड्रीप्लेजिया में होगा चारों, क्वाड्री का मतलब होता है 4, यहाँ पर क्वाड्री का मतलब है पूरी फुल बॉडी में, लोअर और अपर ट्रंक दोनों अफेक्टेड होंगे। मोनोप्लेजिया में सिंगल हैंड हो सकता है, सिंगल लेग हो सकता है, तो ये किस में आएंगे? मोनोप्लेजिया में। मोनो का मतलब होता है सिंगल,
नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म इज, तो कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म क्या है? एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो क्या है? ग्लियोमा। क्या है? ग्लियोमा एक ट्यूमर टाइप जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा। तो ग्लियोमा बिगन्स कहाँ से होता है? जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ग्लू सपोर्टिव सेल्स और ग्लियल सेल्स होती हैं जो कि नर्व सेल्स के लिए फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूमर प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है ग्लियोमा। और जो 40% ब्रेन ट्यूमर होते हैं जनरली, तो 45% कौन से होते हैं? ग्लियोमा। नेक्स्ट वन इज फ्लेयर चेस्ट इज सीन इन, तो फ्लेयर चेस्ट किस में देखने को मिलेगी? हाइपरटेंशन में, कार्डियक फेलियर, रिब्स फ्रैक्चर और डायफ्राम हर्निएशन में। तो फ्लेयर का मतलब होता है फ्लोटिंग टाइप से, तो फ्लोटिंग और फ्लेयर चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी? रिब्स फ्रैक्चर में। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी ये आ सकता है कि फ्लेयर चेस्ट और फ्लोटिंग रिब्स हैं जो कब देखने को मिलेंगी? जब रिब्स फ्रैक्चर होगा। रिब्स फ्रैक्चर होगा तब ये देखने को मिलेंगी। फ्लेयर चेस्ट एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें रिब्स के कुछ सेगमेंट है रिब केज के ब्रेक होके ट्रॉमा के कारण क्या होंगे? चेस्ट वॉल से दूर होने लगेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? फ्लेयर चेस्ट। ये देखिए यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट में जो रिब्स हैं इस तरीके से टूट के क्या रहेंगी? अपोजिट साइड्स है जो फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया? फ्लेयर चेस्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? प्रेशर कितना होगा? ऑक्यूलर का मतलब होता है आइस, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल 12 to 21 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mm ऑफ Hg, 23 to 30 mm ऑफ Hg या फिर 7 to 10 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछा है, क्या है? नॉर्मल पूछा है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो कितना होता है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। क्या है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर जब भी ये जो प्रेशर बढ़ता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो इसमें क्या होता है? आँखों में जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो मेनली होता है ग्लूकोमा, जिसके कारण और जब ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पड़ता है तो जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाई आईओपी की बात करें तो ग्लूकोमा में बढ़ेगा है, और ग्लूकोमा में बढ़ने के बाद ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने का काम भी कर सकता है। और नॉर्मल होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg, 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड इज सीक्रेटेड बाय द किडनी इज, तो कौन से हार्मोन है जो कि किडनी सीक्रेट करती है लेकिन बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं? रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजन। तो जो हार्मोन किडनी रिलीज करेगी, बीपी को कंट्रोल करेंगे, वो कौन से? वो एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ? क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, स्पेशली स्टेट लेवल के एग्जाम में। तो कौन सा फीचर है जो कि लाइफ का फीचर नहीं है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस और ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीनों क्या है? फीचर ऑफ लाइफ है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। फीचर ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है? रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीथ, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, सेल को बनना, ऑफस्प्रिंग, पासिंग ट्रेड्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग, अपने जो भी जीन्स हैं अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों में ट्रांसफर करना। ये क्या है? सभी फीचर ऑफ लाइफ है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। नेक्स्ट वन इज persistent lack of appetite often occurring with vomiting and severe weight loss is referred as, तो यहाँ पर कहा है persistent lack of appetite, जिसके कारण आप क्या होगा? वॉमिटिंग होगा, वेट लॉस भी होगा। एक साथ खा लेंगे फिर आप उसको इंड्यूस करके वॉमिट कर देंगे। तो ये क्या है? स्टोटरिंग, पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो जो परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट लेकिन वॉमिटिंग होगी, वेट लॉस भी होगा, तो क्या? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी यहाँ पर क्या हैं? ईटिंग डिसऑर्डर हैं, और इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब है सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय बिंजिंग फॉलोड बाय मेथड टू अवॉइड द वेट गेन। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में वॉमिटिंग करेंगे आप, वेट लॉस भी होगा।
तो एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा भी ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें आप एक साथ इकट्ठा ठूस लेंगे एंड देन आप वेट गेन को बढ़ने के लिए भी क्या करेंगे, कभी कभी खाना भी नहीं खाएंगे। पाइका का मतलब होगा नॉन ईटेबल सब्सटेंस का खाना, जो चीज़ें खाने लायक नहीं उनका खाना। मिट्टी खाना, कपड़े खाना, बर्तन चबाना, प्लास्टिक चबाना, ये सब क्या है, पाइका। ग्रैबिंग एंड चिविंग सब्सटेंस दैट हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय नेजल स्प्रे। तो कौन सी वैक्सीन है जो कि नेजल स्प्रे से एडमिनिस्टर की जाती है? तो ऑप्शन है रोटा, ओपीवी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। तो रोटा यहाँ पर नेजल रूट से दी जाती है, तो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओरल ओपीवी रोटा वायरस दी जाती है। इंट्रामस्कुलर में पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है, न्यूमोकोकल। सबक्यूटेनियस में मीजल्स और येलो फीवर दी जाती है। इंट्राडर्मल में बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा या फिर बोथ ए एंड बी। तो वैक्सीन 2 टाइप्स की होती हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। तो बेसिकली हम टाइप की बात करें तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन कौन सी है? तो वो है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, मीन्स बीसीजी और मीजल्स दोनों क्या है, लाइव वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन की लिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस, ये सब क्या है, लाइव वैक्सीन है। यहाँ पर अब आती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन में आता है साल का पोलियो। क्या है? साल पोलियो, इन्फ्लुएंजा एंड यहाँ पर KFD, कैस्टूट फॉरेस्ट डिसीज। टॉक्साइड्स में आते हैं टिटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन इज पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो कल ही मैंने पोलियो पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मिनट में जो सेकंड चैनल है शॉर्ट्स मेडिकल एंड नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल, वहाँ पर एक क्लास अपडेट की है, तो आप जाके देख लेना। पोलियो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्लास में मैंने ऐड कर दिए हैं 5 मिनट की क्लास में। पोलियो का ट्रांसमिशन मोड क्या है? ऑप्शन है फीको ओरल, ड्रॉपलेट, सैंड फ्लाइज या फिर मॉस्क्यूटो बाइट। पोलियो कैसे ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट से। और पैरालाइटिक पोलियो ही है जो टाइप 1 पोलियो वायरस है। पैरालाइटिक पोलियो का जो पॉजिटिव एजेंट क्या है? टाइप 1 वायरस। और मेनली कितने एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? 6 मंथ टू 3 ईयर के एज ग्रुप को। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सी डिसीज है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है? मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टिसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होगा स्नीजिंग, कफिंग के जो ड्रॉप्स उड़ेंगे उनसे होने वाली प्रॉब्लम। तो मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टिसिस से तीनों है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं है। हेपेटाइटिस बी या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, नीडल प्रिक इंजरी से होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी से होगा, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। ड्रॉपलेट में आता है पर्टिसिस, मम्स, रूबेला, स्टेप्टोफेरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ऐसी डिसीज जो कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से हो सकती है। एयरबॉर्न का मतलब है यहाँ पर टीबी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है? एयरबॉर्न। नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वॉज mooted in वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो गोल फॉर हेल्थ है ऑल बाय 2000 AD में आया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लाया कब गया था? 1966 में, 1978 में, 1968 या फिर 1970 में। तो गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल 2000 है जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लाया गया था? ये लाया गया था 1978 में, जब PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर भी लाया गया था उसी टाइम पर। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? DEC, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या फिर नन ऑफ द अबव। लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? वो है डेप्सोन। नेक्स्ट वन इज मंडे मॉर्निंग फीवर इज अ कॉमन नेम फॉर। तो मंडे मॉर्निंग फीवर है जो कॉमन नेम किसके लिए? वायसिनोसिस, एब्स्टोसिस, बैगोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सभी कौन सी डिसीज हैं? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड डिसीज। जो मंडे फीवर है यहाँ पर कौन सा? वो वायसिनोसिस डिसीज। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो UTI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लेबिसेला, सिट्रोबैक्टर, इकोलाई या फिर प्रोटियस वल्गेरिस।
तो जो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो क्या है? इकोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई रहता कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन इज वारफ्रिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो वारफ्रिन टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? प्रोटामाइन सल्फेट से, एसिटाइल सिस्टीन से, हेपेरिन से, या फिर विटामिन के से। यदि वारफ्रिन ओवरडोज हो जाता है तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? विटामिन के से। वारफ्रिन और हेपेरिन के बीच का डिफरेंस कई बार बताया गया है, तो यहाँ पर एंटीडोट क्या है वारफ्रिन का? वो है फाइटोनियाडोन और विटामिन के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड सेरुमेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल। तो एक्सटर्नल कैनाल से मीन्स जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर कैनाल है, वहाँ से हम सेरुमेन वैक्स को कैसे है जो बाहर निकाल सकते हैं? इरिगेशन से, सक्शन से, इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो हम कैसे कान में से जो सेरुमेन वैक्स जमा हो जाता है उसको निकाल सकते हैं? इरिगेशन के थ्रू। किसके थ्रू? इरिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी एक को छोड़कर। रेहनाइटिस, कोरिएजा, ब्रोंकियोलाइटिस या लैरिंजाइटिस। तो रेहनाइटिस, कोरिएजा और लैरिंजाइटिस तीनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ब्रोंकियोलाइटिस नहीं है क्योंकि ये ब्रोंकाई जो कि लोअर पार्ट में आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो किसको अफेक्ट करेंगे? ब्रोंकाई को। तो ब्रोंकियोलाइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कोरिएजा क्या है? कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, जो कि जनरली है फीवर और कोल्ड के कारण होगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस डिसीज माँ से बच्चे को हो, किस टाइप का ट्रांसमिशन कहलाएगा? ड्रॉपलेट, वेहिकल बॉर्न, वॉमिट बॉर्न, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। फीटस में जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो किस टाइप का कहलाता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। कौन सा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। वॉमिट का मतलब है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी कपड़े खरीदे, बर्तन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, तो इसमें यदि कोरोना का वायरस चिपक के आ जाता है आपके पास तो क्या कहलाएगा? वॉमिट। वॉमिट मीन्स ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच आर लाइकली टू कैरी द इन्फेक्शन सच एज क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर। व्हीकल बॉर्न का मतलब होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वॉमिट भी हो सकते हैं या फिर किसी पर्सन को टच करने से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकते हैं। इनके बीच में क्या होगा? वेक्टर होगा या फिर वॉमिट रहेगा। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है? बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाइचैमिनल पल्स, या फिर पल्स अल्ट्रेशन। तो यहाँ पर पल्स एबनॉर्मलिटीज, रिदम और रेट को लेके 5 मिनट की क्लास आपको सेकंड चैनल पर करवा दी जाएगी, जिसमें पूरी पल्स की एबनॉर्मलिटी बता दी जाएंगी। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मलिटी में क्या होगा। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होता है वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स, कॉरिजॉन्स पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? जो पल्स होगी कैसी होगी? फोर्सफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन एक टाइम पर आके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, देन अगेन वही पैटर्न में चलेगी। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायलेट द पिपल्स। तो पिपल्स को डायलेट करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में ली जाएगी? मायोटिक्स, माइड्रियाटिक्स, केराटोलाइटिक, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए जो मेडिसिन ली जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी माइड्रियाटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन। या तो गैस गैंग्रीन की इमेज आ सकती है, पूछा जाएगा कि ये किसके कारण हुआ है, क्या कॉज है इसका, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं गैस गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन में पैरामिक्सोवायरस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, बोथ, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। तो गैस गैंग्रीन का जो कॉज है वो क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंक्स नाम का बैक्टीरिया। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंक्स नाम का बैक्टीरिया। यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको ये चीज है, तो ये किसकी है? यह है गैस गैंग्रीन की। क्या है? गैस गैंग्रीन। और कॉज क्या है इसका? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर
वेल फेलिक्स टेस्ट डन टू डायग्नोज। तो वेल फेलिक्स टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है? टाइफॉइड फीवर, टाइफस फीवर, डेंगू या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वेल फ्लेक्स किया जाता है टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए? टाइफस को डायग्नोज करने के लिए। वेल फ्लेक्स एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो कि एंटी रिक्टीसिया, क्या है, एंटी रिक्टीसिया के लिए चेक करने के लिए किए जाएंगे। और जो टाइफस है यहाँ पर एक बैक्टीरिया के थ्रू होगा, वो क्या है? रिक्टीसिया प्रोवोज़ैकी। एग्जाम में आता है टाइफस का कॉजेटिव, टाइफाइड नहीं है, टाइफस है। टाइफस का कॉजेटिव एजेंट क्या? रिक्टीसिया प्रोवोज़ैकी। जो कि यहाँ पर जो टेस्ट यूज़ किया जाएगा वो किसके लिए होगा? जब रिक्टीसिया जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में उसको डायग्नोज करने के लिए। तो इसीलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया? वेल फेलिक्स टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ऑर्गन ऑफ एडेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इनमें से बैक्टीरिया का ऑर्गन कौन सा है जो चिपकने में, एडेशन में हेल्प करेगा उसकी? कैप्सूल, फिम्ब्री, फ्लैजिला या फिर साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया में एक ऑर्गन होता है जो दूसरे ऑर्गन में चिपकने में हेल्प करेगा, तो वो क्या है यहाँ पर? वो फिम्ब्री, जिसको हम पिलाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया। तो इनमें से बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? हर्पीस जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस और HIV वायरस। तो बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? रेबीज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है, आपको बताना है कि ये किसका है? मिशन इंद्रधनुष का, कंगारू मदर केयर का, RCH का या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का। तो ये जो यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, एक हाफ सर्किल में एक बेबी लेटा हुआ दिख रहा है, किसका सिंबल है? ये है यहाँ पर INAP, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था स्टिल बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए, स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ को प्रिवेंट करने के लिए कि 2030 तक हम स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ के लिए क्या करना है? एंड करना है। तो ये प्रोग्राम लाया गया था 2014 में, जिसमें हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट और स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट वन इज नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, 14 सितंबर को, 12 नवंबर को या फिर 14 दिसंबर को। यदि नेशनल पूछते हैं तो हम मनाते हैं बाल दिवस, जिसको हम कहते हैं, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन था। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल पूछे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछे तो 20 नवंबर को। दोनों आपको डिफरेंस याद रखना है। 14 नवंबर इंडिया में बस मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 20 नवंबर को। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 2022 में ही। तो ये किसका सिंबल है? ICDS का, IMNCI का, मिशन इंद्रधनुष का या फिर रेड क्रॉस का? ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975 में आई थी और उसी का सिंबल है। ICDS में से आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन तक आते हैं, तो आपको पूरे याद रखना है। इसमें बेनिफिशियर्स कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स ग्रुप एज के, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो कि 15 से 44 साल और एडोलेसेंट गर्ल्स, कुछ सिलेक्टेड ब्लॉक्स के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द माँ प्रोग्राम लॉन्च्ड। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 5 अगस्त 2016, 10 अगस्त 2016, 5 अगस्त 2018 या फिर 5 जुलाई 2016 को। तो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था कब? 5 अगस्त 2016 को। कब हुआ था लॉन्च? 5 अगस्त 2016 को। एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है, फुल फॉर्म आ सकता है, लॉन्चिंग डेट आ सकती है। और क्यों लाया गया था? तो प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम लाया गया था कि मदर को एटलीस्ट 6 मंथ तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके लिए प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इनिशिएट द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएटिव अपनाया था 1962 से 1963 में? असम, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश।
तो ये चीज़ यहाँ पर साउथ के ही डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में हुई थी। और ये कब हुई थी, कौन सा स्टेट था इंडिया का ऐसा पहला स्टेट, तो वो था तमिलनाडु। मिड डे मील प्रोग्राम 1962 से 1963 में आया था। मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 में। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ पर यदि मिड डे मील प्रोग्राम के तहत आपको कैलोरीज की बात करें तो टोटल जो फर्स्ट टू 50 क्लास तक के बच्चे हैं उनमें 450 कैलोरी, और प्रोटीन पूछें तो 12 कैलोरी। अपर क्लास में 6th क्लास से 8th क्लास तक में पूछें तो 700 कैलोरीज है जो प्रोवाइड करवाई जाती है मध्याह्न भोजन योजना के तहत। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था, 1962 में, 1952 में, 1992 में या फिर 1972 में, 1962, 52, 92 और 72 में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन फैमिली प्लानिंग के लिए ही लाए गए थे। लेकिन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछे तो 1952, 1952, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977, मिशन परिवार विकास पूछे तो 2016 में हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोग्राम लाया गया था, जिससे हम क्या कर सकें 2025 तक टारगेट रखा गया था मिशन परिवार विकास का कि 2.1 तक हमें क्या लेके आना है, फर्टिलिटी रेट को लेके आना है। तो यहाँ पर आई होप तीनों क्लियर हैं आपके। 1952 में आया था यहाँ पर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1977 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मिशन परिवार विकास 2016 में लॉन्च किया गया था जितने भी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वॉज नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव शुड बी। तो ऑटोक्लेव से क्वेश्चन एग्जाम में आपको हमेशा आते हैं, या तो टेम्परेचर पूछेंगे या फिर बेस्ट मेथड कौन सी स्टरलाइजेशन के लिए। तो यदि यहाँ पर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर पूछते हैं तो कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। कितना 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट तक ऑटोक्लेव का टेम्परेचर रखा जाता है। और ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, आप क्या मटेरियल है स्टरलाइज कर रहे हैं। बेस्ट मेथड स्टरलाइजेशन की ऑटोक्लेविंग। और यहाँ पर यदि कुछ भी लिक्विड गिर गया है, ब्लड स्प्लिज हो गया है, तो बेस्ट मेथड क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटाल्डिहाइड, जितने भी जो भी ट्यूब्स रहेंगे उनको स्टरलाइज करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अकर व्हेन CD40 सेल्स काउंट फॉल्स बिलो। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं HIV पेशेंट में। क्यों? इनकी जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तब CD40 सेल्स काउंट कितने से कम होगा कि HIV पेशेंट पॉजिटिव है। 400 क्यूबिक पर mm, 200 क्यूबिक पर mm, 700 क्यूबिक पर mm और नन ऑफ दी अबव। जब भी CD40 सेल्स काउंट लेस देन 200 क्यूबिक पर mm से कम हो जाए, दैट मीन्स पर्सन क्या है, HIV पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत योजना लॉन्च्ड इन। तो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2020 में, अगस्त 2018, सितंबर 2017 या फिर सितंबर 2018 में। तो आयुष्मान भारत योजना से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2018 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो स्किन से पर डे कितना फ्लूइड लॉस होता है? 450 ml, 150 ml, 1500 ml और 500 ml। तो स्किन से, किडनी से, एक्सक्रीटा, फीकल मटेरियल से अलग अलग है जो फ्लूइड लॉस होता है। तो स्किन से पूछते हैं तो 450 ml और हाफ लीटर भी हम कह सकते हैं। किडनी से 1.5 लीटर 1500 ml, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 0.2 लीटर। तो टोटल मिला के यदि फ्लूइड की बात करें डेली वाटर की तो 2.6 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी प्लेटलेट्स इज अ प्रोड्रग। तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग कौन सी है? एस्प्रिन, डाइप्राडिमोल, टिक्लोपिडिन या फिर एम्बिक्सिमेब।
तो यहाँ पर एम्बिक्सिमैब और कौन सी मेडिसिन है जो कि प्रो ड्रग है, एंटी प्लेटलेट की जो प्रो ड्रग है, तो वो है यहाँ पर ट्राइक्लोपिडिन। कौन सी है? ट्राइक्लोपिडिन, जो कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। और किस नाम से मिलती है मार्केट में? टिक्लिड। एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि थायोनोपायरिडीन फैमिली से बिलोंग करती है। एडीपी रिसेप्टर्स इनहिबिटर पर काम करेगी। तो यहाँ पर यदि प्रो ड्रग पूछे एंटी प्लेटलेट की तो क्या है? टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। तो अर्गोमेट्रिन किसके लिए यूज़ किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के लिए। अर्गोमेट्रिन यूज़ किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए। किसके लिए? पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछते हैं कि अर्गोमेट्रिन को किस केस में हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, तो वो हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट, मान लीजिए यदि पीपीएच ही डेवलप हो रहा है किसी लेडी में, तो हम उसको अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे जब उसको एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया भी हो साथ में तब। नेक्स्ट वन इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में कांस्टेंट हो जाता है? दैट मीन्स स्टॉप हो जाता है, ना वो बढ़ेगा ज़्यादा ना घटेगा। ऑप्शन में 0 to 6 मंथ, 1 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर और 10 to 15 ईयर। मिड आर्म सर्कमफेरेंस कांस्टेंट मतलब एक जगह स्टॉप हो जाता है 1 से 5 साल की एज में। कब? 1 से 5 साल की एज में। यदि यहाँ पर नॉर्मल की बात करें तो मोर देन 13.5 क्या है? नॉर्मल है, जिसमें ग्रीन स्केल आएगी। बिलो 13 जाएगा तो क्या होगा? येलो कलर पे आ जाएगा। एंड देन जब 11.5 से जाएगा तो बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आएगा। जो MUAC स्केल है किस रेंज में आ जाएगा? रेड में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड एंड डेब्रिज डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टाइम्ड एज। तो ब्लड और डेब्रिज डिस्चार्ज होना यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी क्या कहलाएगा? पायूरिया, लोचिया, हेमेच्यूरिया या फिर कोलेस्ट्रम। तो ब्लड और डेब्रिज डिस्चार्ज होना आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्रस से क्या कहलाएगा? कहलाएगा लोचिया। 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। रूब्रा इनिशियल डे में रिलीज होगा, सेरोसा 3 to 10 डेज में, और लोचिया अल्बा 10 to 14 डेज में। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल पेशेंट केयर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। यदि आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं सभी पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो ये क्या कहलाएगा? पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या फिर मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए आप पेशेंट का रिकॉर्ड रिपोर्ट समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ कहा है कि आपने कंप्यूटर का यूज़ करके इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, डेटा कलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, क्योंकि आपने यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर को यूज़ करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है, इसलिए। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। MP का जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 6वां, 10वां या फिर 5वां? 8, 6, 10 या फिर 5th। जनसंख्या की दृष्टि से MP किस स्थान पर है? तो MP है 5th पर। सबसे ज़्यादा जनता यदि पूछें कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। 2nd महाराष्ट्र, 3rd बिहार, 4th वेस्ट बंगाल, 5th MP, 6th वन इज द तमिलनाडु। ये क्या है? जनसंख्या के हिसाब से स्टेट के नाम दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यदि आपको बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का MP में 6% पॉपुलेशन रहती है। बेस्ड ऑन एरिया MP क्या है? दूसरे नंबर पर है। 1st नंबर पर आता है राजस्थान, 2nd नंबर पर आता है क्या? मध्य प्रदेश। लेकिन जनता के हिसाब से पूछें तो 5वें नंबर पर। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ MP अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। MP में 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो क्या रहा है? 931, 930, 912 या फिर 918। तो सेक्स रेशियो MP में रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से 931। कितना? 931। अब यहाँ पर यदि इंडिया का पूछे तो 943, MP का पूछे तो 931। फिर यहाँ पर सेक्स रेशियो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। अब यहाँ पर MP का जो आपको यदि
सेंसस और ज़्यादा नॉलेज चाहिए है तो प्लीज़ census.india की वेबसाइट पर जाइए या फिर SRS डेटा की वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर हर 6 महीने का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है हर 6 महीने में अपना डेटा रिलीज़ करता है। तो वहाँ पे आपको एज एन एक एक्यूरेट डेटा है जो मिल जाएगा, टेबल फॉर्मेट में रहेगा। इससे आप हर एक स्टेट का डेटा वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से MP का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा है वो कितना रहा है? 934, 943, 918 या फिर 923। चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा है 918। पूरे यदि हम बात करते हैं कहाँ का, MP का, तो जो 14.5% पॉपुलेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेक्स है। इंडिया में 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो और MP का पूछे तो 918। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वही सेम क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो कितना है, सॉरी सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश। MP का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है जो IMR है वो मध्य प्रदेश का ही है पूरे इंडिया में, 48, 42, 56 और 78। तो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश है का है पूरे इंडिया में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि MP का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है कितना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। टेक केयर।